और फिर से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और वक्त हो चला है अपने अगले पैनल को मंच पर बुलाने का। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा डॉक्टर कृष्णा सिंह का, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट, रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद पीजी कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल के। स्वागत है आपका। कृपया करके मंच पर आइएगा ताकि हम चर्चा कर सके और जाने कि कैसे आपका सफर रहा है, किस तरह से आपने काम किया है। तो डॉक्टर कृष्णा सिंह, सीनियर प्रोफेसर आयुर्वेदा कंसल्टेंट, रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेदा पीजी कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल के, आपसे अनुरोध है मंच पर आइएगा ताकि हम इस चर्चा की शुरुआत कर सके, जाने कैसा आपका सफर रहा है, किस तरह से आपने काम किया है। और अगले गेस्ट को भी मैं मंच पर बुलाती हूं, डॉक्टर नरेंद्र कुमार थापक जी, जो कि वाइस चांसलर है एलएनसीटी यूनिवर्सिटी भोपाल के। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें और उनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे एलएनसीटी यूनिवर्सिटी जो है वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, छात्रों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए डॉक्टर नरेंद्र कुमार थापक जी का, जो कि वाइस चांसलर है एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के। और अपने अगले गेस्ट को भी मैं मंच पर बुलाऊंगी, डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी का, जो कि वाइस चांसलर है मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल के। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करिए ताकि हम उनसे भी इस चर्चा को आगे बढ़ा सके और जानने की कोशिश करें कि आखिरकार मानसरोवर यूनिवर्सिटी जो है वो कैसे शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उसमें आगे काम कर रही है। तो कृपया करके मंच पर आइएगा ताकि आप सभी से हम इस चर्चा की शुरुआत कर सके। तो देखिए, तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर कृष्णा सिंह, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट, रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेदा पीजी कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कृपया करके मंच पर आइए। तो हमारे तीनों मेहमान मंच पर मौजूद हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं अपनी सहयोगी कोमल गंगवार को मंच पर बुलाऊंगी ताकि हम इस पैनल की शुरुआत कर सकें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये कैसे काम कर रहे हैं और इनका जो काम है वो मध्य प्रदेश के भविष्य को कैसे बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ओवर टू यू कोमल। शुक्रिया कीर्ति। तो सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मध्य प्रदेश में जो बेहतरी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है उसको हम लेकर बातचीत कर ही रहे हैं और हमारे साथ पैनल भी अब मंच पर मौजूद है। तो शुरुआत करेंगे और कीर्ति, मैं चाहूंगी आप भी हमें ज्वाइन करें ताकि हम सवालों को बेहतर तरीके से आगे ले सकें और जवाब जान सकें। पहले डॉक्टर कृष्णा, मेरा सवाल आपसे, 2002 से आयुर्वेद चिकित्सा और शिक्षा का संचालन कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर बात करें क्षेत्र में आपको मध्य प्रदेश सरकार और आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो आयुर्वेद उत्थान के लिए क्या क्या सहयोग मिला गया, क्या क्या सुविधाएं दी गई और किस तरह से काम करने का प्रोत्साहन मिला, वो सभी जानेंगे। जी, इट्स वर्किंग, ओके, थैंक यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपने जैसा कि कहा कि हम सन 2002 से जो है आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में संचालन कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आयुष मंत्रालय है उसका एनसीआईएसएम के तहत हम जितने भी आयुर्वेद महाविद्यालय हैं ऑल ओवर इंडिया, वो जो है उसकी नीति तय करती है, उसको रेगुलेशंस कैसे किया जाए। उसने अपना एक गैजेट रखते हैं, उसमें वो एक प्रोटोकॉल दिया है जिसके तहत हम जो है हमारे यहाँ कुछ सर्जरीज होती हैं, हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, जिसकी जो एलोपैथी मेडिसिन हैं कुछ, या फिर ऑन कॉल जो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं, उनके सहयोग से जो है हम बहुत सारी चीजें करने में अब सक्षम हो गए। जैसे मैं आप सभी के इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमारे महाविद्यालय और चिकित्सालय में जो है 90 से 95% जितनी भी डिलीवरियां होती है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है, और ये सब उसी के प्रोत्साहन से है कि हम ऐसा कुछ कर पाए हैं। साथ ही साथ जो एनोरेक्टल डिजीजेज हैं वहां पे भी हम लोग बहुत अच्छी सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जहां पे हम जो हमारे मध्य प्रदेश शासन है उनसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, जो बिल्कुल वंचित रह गया है। जैसे कि जो शासन द्वारा संचालित आयुष्मान भारत का जो योजना है, या फिर जननी सुरक्षा योजना है, या फिर जो रियम्बर्समेंट मिलता है शासन के द्वारा, या फिर उसमें जो है हम कहें कि इंश्योरेंस पॉलिसीज है जो जिसके तहत जो है हम बिल्कुल नहीं आते हैं, राइट। और स्पेशली उसमें जो निजी क्षेत्र में कार्यरत जो संस्थान है उसे और भी जो है जोड़ा जाए। सो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी, क्योंकि इससे जो है आयुर्वेद में जो है और उत्थान और प्रोत्साहन हमें मिलेगा और हम जो है जनसाधारण के साथ जो है बहुत अच्छे स्तर पे और एक लार्जर मासेस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे।
नरेंद्र कुमार जी, मेरा सवाल आपसे है, एलएनसीटी ग्रुप हो या विश्वविद्यालय, लोगों की पहली पसंद ये हमेशा से रहा है, इसको लेकर के क्या राय आपकी? एक्चुअल में एलएनसीटी विश्वविद्यालय संस्थान एक केवल शिक्षा संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जीती जागती संस्कृति है। यहां आने वाला हर छात्र न केवल मनुष्यता के संस्कार सीखता है, बल्कि भावी जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग फोकस रहते हैं। एक और बात जो एलएनसीटी को अन्य संस्थानों से अलग करती है, वह है यहाँ का परिवेश, यहाँ का कठोर अनुशासन, पेडागोगी, साथ में बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, हम लोगों के पास लगातार प्रेशर आना शुरू हो गया कि एलएनसीटी में ही एडमिशन चाहिए। उसका एक कारण है, स्कूल एजुकेशन में जिस तरह से हम लोग माँ बाप बच्चे को छोड़ने आते थे और लेने आते थे, यही सिस्टम हमने आज भी एलएनसीटी के साथ रखा हुआ है कि बच्चा 9 बजे आएगा और 5 बजे जाएगा। तो बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स इस चीज को बहुत तवज्जो देते हैं कि एक ऐसा संस्थान जो एक पेरेंट्स की तरह हमारे बच्चों को ट्रीट करता है, न केवल हम शिक्षा तक सीमित है, बल्कि उनको इंक्यूबेशन के द्वारा, उनको स्टार्टअप के द्वारा, उनको स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं। और एक चीज और है जो हमको खास बनाती है, वह है प्लेसमेंट। एलएनसीटी सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा संस्थान है जहां प्लेसमेंट का प्रतिशत 99% है। यही कारण है कि आज भी बच्चों का झुकाव, पेरेंट्स का झुकाव एलएनसीटी की ओर बना हुआ है। ये तो बिल्कुल काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ उन्हें सफलता कहाँ मिलेगी, तब छात्र उसी ओर कदम उठाता है। डॉक्टर अरुण कुमार जी, आपकी ओर आऊंगी और मेरा सवाल आपसे ये, कहा जा रहा है कि मानसरोवर एक कॉन्वोकेशन प्लान कर रहा है, कब ये प्रस्तावित है? मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में हुई थी और यह विश्वविद्यालय बिल्किसगंज में एक ग्रामीण परिवेश में स्थित है। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे जो श्री साईं संस्थान का है, ग्रामोत्थान समिति का, कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में तो ढेर सारे संस्थान हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उनके दरवाजे तक पहुंचकर हम किस तरह शिक्षा दे सकें, ये उद्देश्य है। और हमारा प्रथम कन्वोकेशन अभी 24 जून को प्रस्तावित है और इसमें जितने हमारे विद्यार्थी अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं उनको तो डिग्री मिलेगी ही, उसके साथ साथ कुछ मानद उपाधि भी दी जाएंगी वे ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। और अभी मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी का, जो विश्व प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, वो पद्म भूषण भी हैं। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी जो लोक गायिका हैं, उसके साथ साथ जो हमारे और भी लोग इस तरह के हैं, जो एक लंबी लिस्ट है, जो मानद उपाधि हम लोग उन्हें देंगे। कविता जी हैं जो और श्रद्धा पंडित हैं, ये लोग बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र से लोगों को हम लोगों ने चुना है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, या इवन हम लोगों ने जो इस तरह के कार्य करने वाले लोग जो कविता के क्षेत्र में बड़े जाने माने कवि हैं, उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बृहद पैमाने पर होगा और ये हमारी मानसरोवर की ये मंशा है कि ये चूंकि पहला कन्वोकेशन है, इसे बृहद रूप में किया जाए। बिल्कुल, तो एक बड़ा कार्यक्रम है और हर किसी की निगाहें इस पर जरूर टिकी होंगी, क्योंकि जिस तरह से सर ने जिक्र किया है कि हर एक सेक्टर से हम लोगों को लेकर के आ रहे हैं और वो यहाँ पर आकर के परफॉर्म करेंगे, उनको सम्मानित करने वाला है। अगला सवाल मेरा आपसे है कृष्णा जी, अगर हम आयुर्वेद चिकित्सा को लेकर के बात करते हैं, रेस्ट ऑफ द मेडिकल हम जब बात करते हैं तो हर दिन हमने देखा है कि नई तरह से टेक्नोलॉजी आती है, वो काम करती है। आयुर्वेद को लेकर के किस तरह से नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं? देखिए, आयुर्वेद में अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है
दो इट्स अ साइंस, अ वेरी एंशियंट साइंस, लेकिन आज जब हम उसको सामने रखते हैं किसी के, तो डेफिनेटली वी नीड टू हैव एविडेंसेस टू सपोर्ट इट, राइट। सो उसमें जो है हम उसको बेसिकली हमारे जो संस्थान में है, पीजी जो है 8 सब्जेक्ट्स में है और जो पीएचडी है 3 सब्जेक्ट्स में है। उसमें कुछ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं और कुछ नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। सो स्पेशली जो है हमारा जो चैलेंजेस आता है वो इस जगह आता है कि जब हम कहते हैं कि भाई पेशेंट को कि भाई आप ये काढ़ा ले लीजिए, तो पेशेंट का कहना होता है काढ़ा पैलेटेबिलिटी, यानी कि उसका टेस्ट होता है ना बहुत बेटर होता है, तो यार ये बहुत बेटर टेस्ट है, इसकी पैलेटेबिलिटी नहीं है। दूसरी चैलेंज काढ़ा बनाने का, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये जो फास्ट मूविंग सोसाइटी आज हमने बना रखी है उसके तहत जो है हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। सो हमारा जो मेन रिसर्च एंड फोकस हमारे संस्थान में वो इसी तरीके से कि जहाँ पे हम बात करना चाहते हैं कि हमारे जो काढ़ा है उसको कैसे सिरप बेस्ड फॉर्म में जो है मेडिसिन बनाए, सो दैट इट विल बी मोर पैलेटेबल टू द पेशेंट्स। उसके अलावा जो डोसेज है, जैसे कि मान लीजिए जो शेल्फ लाइफ होती है चूर्ण की, द पाउडर मेडिसिन, वो हार्डली 2 months होती है, बट बाय द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड कम्स टू द डिस्पेंसिंग स्पेस, वो 2 महीने कहाँ निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसको हम कैसे जो है टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करें कि उसकी शेल्फ लाइफ या उसकी जो फॉर्म है जो आज के लोग पसंद करते हैं टैबलेट लेना, और साथ ही साथ जो है कि हम कैसे वो जो है एफरवेसेंस, जैसे कि आपने देखा होगा डिस्प्रिन की जो है हम अगर पानी में डाल देते हैं तो कैसे झट से घुल जाती है। सो वो जो क्विक इंस्टेंट चीजें आज जो पसंद की जाती है उसको कैसे कन्वर्ट करें। सो मेनली हमारा फोकस जो है उन सब चीजों पे रहता है। बट एट द सेम टाइम जैसे कि हमारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं पंचकर्मा, अब पंचकर्मा में हम जैसे शिरोधारा होता है, आप सभी ने आई थिंक सबको मालूम होगा, शिरोधारा में हम ये फोकस करते हैं कि शिरोधारा में ऐसे इक्विपमेंट्स, एडवांस इक्विपमेंट्स बनाएं जहां पे जो है कितने ऑसिलेशंस में जो है वो ट्रैवल करे हमारे फोरहेड पे, साथ ही साथ जो है उसके कितने ड्रॉप्स पर मिनट आए। एट द सेम टाइम जो जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जब आप उनको शिरोधारा के लिए रेकमेंड करिए तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई हमें ये लेने के बाद ऑफिस जाना है, मेरे बाल चिपचिपे लगेंगे, राइट। सो जो अपीयरेंस को लेके कॉन्शियसनेस होती है उसके कारण, सो वी आर वर्किंग इवन ऑन दैट कि ऑयल तो हो विदाउट लूजिंग इट्स क्वालिटी, एवरीथिंग वी आर वर्किंग विदाउट लूजिंग द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन और वॉट एवर वी आर डूइंग। सो उसमें वो जो है चिपचिपाहट ना हो, बट जब उसमें जो है ऑयल की गुणवत्ता उसमें बरकरार रहे। सो इस तरीके से हम बहुत सारे जो ऐसे डिजीजेस हैं उस पे भी काम करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स हम लोग जो है करते हैं कि जो आज की कॉन्टेम्पररी जो ट्रीटमेंट है या ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं उसको लेके भी जो है हम काम करते हैं। एक जो हमारा क्लिनिकल डिपार्टमेंट के बाद जो नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट आता है उसमें जैसे कि द्रव्य गुण है, जहाँ पे हम हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो उसमें जैसे आपने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा उसको कोरिलेट कर रही हूँ कि वहाँ भी हमारी ये अपेक्षा है कि जैसे जो हमारा यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है, सो हम उनके साथ रिसर्च में साथ साथ जुड़े, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ रिसर्च है वो एक बहुत बड़ा फंड जो है, स्कैसिटी जो है एक बड़ी प्रॉब्लम होती है क्वालिटी रिसर्च करने के लिए। अगर हम उनके साथ उनकी रिसर्च एक्टिविटीज के साथ जुड़े, हालांकि हम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हमें साथ मिल जाए तो वी विल बी डूइंग मच मच बेटर। सो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे हमारे संस्थान में हमारे पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट्स जो है इस तरीके के रिसर्च कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है नरेंद्र जी कि माना जाता है कि जो एक बार एलएनसीटी विश्वविद्यालय आ जाता है वही का हो जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक्चुअल में मैंने आपको पहले बताया कि एलएनसीटी सिर्फ एक संस्थान तक सीमित नहीं है। हमारे जो प्रमोटर हैं आदरणीय श्री जयंत चौकसे जी, उनका मानना है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है वो परिवार का सदस्य बन जाता है। एक चीज और हमको जो अलग बनाती है कि हमारे यहाँ रोज प्रेरणा देने वाला एक एनवायरमेंट है। हर व्यक्ति यह सोचता है कि वो उसका ओनर है और उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रही होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति में काम करने की होड़ होती है, कुछ अलग करने की।
परिवार का सदस्य बनने के बाद आज तक एलएनसीटी ने कभी किसी भी सदस्य को निकाला नहीं है। उसको हम परिवार का सदस्य मानते हैं, न केवल ऑफिशियल काम के लिए, बल्कि अगर उसको कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम भी है तो उसके लिए भी हमारे जो प्रमोटर है, हमारा एलएनसीटी ग्रुप है, उन्होंने एक अलग से फंड रखा हुआ है। हम उसके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक वृद्धि के लिए भी काम करते हैं। यदि कोई हमारा एम्प्लॉई आगे एजुकेशन करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो हम 20 से 30% तक उसको फी में रिबेट देते हैं। हम एनुअल इंक्रीमेंट उसके परफॉर्मेंस बेस पर देते हैं और किसी भी व्यक्ति को कोई हम तनाव या दबाव में काम नहीं कराते। जिस तरह से आपने देखा होगा कि और संस्थानों में एडमिशन को लेके एक बहुत बड़ा प्रेशर स्टाफ के साथ रखा जाता है, इस तरह का हमारे यहाँ कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं है। हमारे अलग से एडमिशन सेल अलग से है। यही वो कारण है कि व्यक्ति एक बार आने के बाद सोचता है कि भले ही प्राइवेट सेक्टर है लेकिन वो चिरस्थायी है। यही वो कारण है और उसमें पॉजिटिव एनर्जी इस तरह से फ्लो कर रही होती है कि एक होड़ लगी होती है कि इस काम को काश मुझे करने का मौका मिल जाता। यही वो कारण है। बिल्कुल, तो कारण तो सर ने बता दिया है कि किस वजह से एक फैमिली जैसा माहौल यहाँ पर हो जाता है। बहुत शुक्रिया है आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मंच पर यहाँ पर आने के लिए, और किस तरह से आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो कैसे बेहतर बना रहे हैं मध्य प्रदेश को। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये जानकारी साझा करने के लिए।